सवाल है बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी इफ यू स्टेट द कंडीशंस और इफ नॉट प्रोवाइड द रीजन। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत ध्यान से। बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो है। बैलेंस्ड फोर्सेस मीन्स नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट जीरो है। सपोज आपके पास एक कार है रोड पे, ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है इसका मतलब इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। एक और क्या होता है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, सपोज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तब भी हम बोलेंगे कि इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। क्लियर हुआ। बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब नेट फोर्स जीरो है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। या फिर दूसरा सिचुएशन होता है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तब भी उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। बैलेंस्ड फोर्स को एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तभी यहाँ पे ये समझ में आएगा अच्छे से। बैलेंस्ड फोर्स में बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होंगे, नेट फोर्स अगर जीरो हो, ठीक, नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। मास कैन नॉट बी जीरो, आपने पढ़ा हुआ, मास कैन नेवर बी जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। दैट मीन्स व्हाट, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे आइए। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a इज v माइनस u अपॉन t। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट का, मींस ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, जितना इनिशियल वेलोसिटी उतना ही फाइनल वेलोसिटी है, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। सोचो अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर इसको हम जीरो रखें तो क्या होगा, v माइनस यू इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स v माइनस यू, v इज इक्वल टू यू, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। मींस अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी वही होगी जितनी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो हो तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। मींस बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्सेस में एक कंडीशन है वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है, अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, दैट मीन्स ईदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन में है इज इट पॉसिबल कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करे। यस पॉसिबल है, नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी की वैल्यू होगी उससे मूव करे, ये पॉसिबल है। क्लियर हुआ, वही मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। यस व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज जीरो द ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी, ऐसी कोई वेलोसिटी, कोई उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है, ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में हो विद यूनिफॉर्म स्पीड, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट पहले से, ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तब भी इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी होना जरूरी है, ठीक है। तो यही हमने लिखा है, द ऑब्जेक्ट शुड ऑलरेडी बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना हो, ऑल्सो नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और साथ में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू एयर मस्ट बी जीरो। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तब भी ये पॉसिबल है, या फिर और साथ में रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी नहीं है बिटवीन सरफेस एंड जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फ्रिक्शन भी नहीं है। तो ये चार कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो
ये यस है आंसर. इफ एनी ऑफ द 4 कंडीशंस इज नॉट मेट द आंसर विल बी नो. क्लियर हो गया. मूविंग टू क्वेश्चन 2. व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट. एक्सप्लेन. तो यहाँ पर आपको इनर्शिया वाला कंसेप्ट ही समझना है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट टेंड टू बी इन मोशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इट टेंड्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. यही आपने पढ़ा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में. लॉ ऑफ इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. तो सपोज ये कारपेट है, सपोज ये स्टिक है मान लीजिए, और अब अभी इनिशियली कारपेट रेस्ट पे है, कारपेट में डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी रेस्ट पे हैं. ठीक है, कारपेट के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स के पास भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. अब सपोज आप बीट करेंगे तो क्या होगा? अगर आपने कारपेट को बीट किया, इसमें तो धूल नहीं है, मान लीजिए कि इसमें धूल होती तो क्या होता, इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते तो क्या होता? कारपेट तो आपने मूव कर दिया, आपने स्टिक से कारपेट को मूव किया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि उनके पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज. तो अगर उनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. कारपेट तो मूव हो गया और डस्ट पार्टिकल्स जहाँ थे, कारपेट मूव हुआ, डस्ट पार्टिकल्स जहाँ थे वहीं रह गए तो गिर जाएंगे. ठीक है, वही हमने लिखा है यहाँ पर. इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट. व्हेन द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द कारपेट इज सेट इनटू मोशन. ठीक है, कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स तो रेस्ट पे थे. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट the dust particles tend to remain at rest. As a result, dust particles fall off. Clear हो गया. Moving to question 3. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? तो यहाँ पर हमारे पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन. आपने पढ़ा वापस से वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इन स्टेट ऑफ मोशन, अनलेस कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब बस मूविंग बस है और सडनली स्टॉप होती है, बस मूव हो रही है, ठीक, क्या मोशन क्या है आपके पास? इनर्शिया ऑफ मोशन. बस में बस के पैसेंजर्स, बस पे लगेज, सबके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है. ठीक है, सब मूव हो रहे हैं, तो लगेज के पास भी इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन है. अब क्या हुआ, अगर बस सडनली स्टॉप होती है तो लगेज विल टेंड टू कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि उसके पास है इनर्शिया ऑफ मोशन. तो क्या होगा, लगेज गिर सकता है. तो गिर सकता है इसलिए हम उसको रोप से बांध देंगे. ठीक है, रोप से बांध दिया. सेम ऐसी सिचुएशन, अगर बस सडनली स्टार्ट होती है, सपोज ये स्टेशनरी बस है और बस सडनली स्टार्ट होती है, तो अभी जब ये स्टेशनरी है, बस स्टेशनरी है, तो लगेज भी स्टेशनरी है. लगेज के पास क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इट विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, और अगर ये सडनली स्टार्ट होगी तो क्या होगा? द लगेज ऑन द रूफ tends to continue in state of rest or it will fall off from the roof of the bus. ठीक है, इसलिए to avoid falling off luggage it is tied with a rope on the roof of the bus. Clear? Moving to question 4. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because. 4 options हैं. बॉल क्यों स्टॉप हो गई है? बॉल धीरे धीरे स्लो डाउन होगी और स्टॉप हो जाएगी. तो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसको अपोज करेगा. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन. ठीक है, तो जब भी बॉल मोशन में है तो इट विल नॉट कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर विद द सेम वेलोसिटी, क्योंकि अगर मान लो फ्रिक्शनल सरफेस होता तो क्या होता? अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, जीरो फ्रिक्शन, परफेक्टली स्मूथ सरफेस, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. लेकिन अगर होता तो क्या होता? वो हमेशा के लिए जिस वेलोसिटी से हिट किया होता, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से हिट किया होता, तो इट वुड हैव मूव्ड फॉर एवर. लेकिन ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके मोशन को अपोज करने के लिए इधर आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस मोशन, रिलेटिव मोशन. ठीक है, तो क्रिकेट बॉल कम्स टू रेस्ट. क्यों? बिकॉज देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. और वो फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स. दिस फोर्स इज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मेनली फ्रिक्शनल फोर्स ही हम बोलते हैं. और एयर रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है. कई जगह पर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और मेनली हम लिखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही
ऑब्जेक्ट कम्स टू अ स्टॉप। एयर रेजिस्टेंस भी होता है, अगर हवाएं तेज बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही हैं, तो वो रेजिस्टेंस भी आप फील कर पाओगे प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस हम ज़्यादा फील नहीं कर पाते, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हम ईजिली फील कर सकते हैं। सो देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन 5, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, रेस्ट से उसने मोशन स्टार्ट किया हो, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 400 मीटर, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स, टाइम है 20 सेकेंड्स। Find its acceleration, you have to find acceleration, and force, find the force acting on it if its mass is 7 metric ton, mass is 7 metric ton। और आपको रिलेशन दिया हुआ है 1 टन में कितना होता है 1000 kg। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको रिलेशन दिया हो, तो आप याद कर लीजिएगा 1 टन में होता है 1000 kg, तो 7 मेट्रिक टन में कितना केजी हो जाएगा, क्योंकि हमें सारी ऐसे यूनिट्स में ही लेना होता है कैलकुलेशन करने के लिए। अगर 1 टन में 1000 केजी है तो 7 टन में कितना हो जाएगा 7 इंटू 1000 केजी। ठीक है, अब देखिए आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल्स आए तो गिवन डेटा पूरा लिख लो शॉर्ट में, ठीक है, सिंबल्स के साथ। शॉर्ट मीन सिंबल्स के साथ। इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज 400 मीटर, टाइम दिया है, मास दिया हुआ है। अब हमें कैसे पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो सबसे पहले आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपके पास होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, आपके सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारे डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस 400 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, 0 इंटू 20 तो हो गया 0, बचा क्या 400 इक्वल टू, यहाँ पर कैंसिल कर दें तो ये हुआ 10 इंटू 20 200 ए। सो ए विल बी हाउ मच 400 डिवाइडेड बाय 200, और यू कैन राइट ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान देंगे, यूनिट जरूर लगाना है। यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय ए है तो दूसरी साइड जाएगा तो 200 डिवाइड में हो जाएगा। सो इट इज 400 बाय 200, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है फोर्स। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। मास हमारे पास है 7 इंटू 1000, 7000, और एक्सेलरेशन है 2, सो फोर्स कम्स आउट टू बी 14,000 न्यूटन। दिस completes question 5. Moving to next question. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction? तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्टोन, ठीक है, उसका मास है 1 kg, उसको हमने थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, स्टोन को थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, एंड इट कम्स टू रेस्ट। यहाँ पर वो रेस्ट पे आ गया, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 मीटर, और आपको पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी पढ़ा था हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके ऊपर हमेशा फ्रिक्शन लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो उसके ऊपर अपोज करने के लिए, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोज करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो वही हमें फाइंड करना है। अब फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। अब हमारे पास इन तीनों डेटा से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देखें कि हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है और क्या क्या गिवन है। हमें a फाइंड करना है, a तीनों में आता है, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या है, u, v और s। तो v, u और s इस इक्वेशन ऑफ मोशन में तीनों है और a फाइंड करना है। तो डायरेक्टली यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को आप क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इससे क्या होगा, हमें फाइंड करना है a, तो आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू a लिख सकते हैं। a को वहीं रहने दिया, 2s की साइड चेंज की तो डिवाइड में चला गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो a आ जाएगा, v इज 0 स्क्वायर, u इज 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a। सॉल्व कर लीजिए, 0 स्क्वायर छोड़ दो, माइनस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2 इंटू 50 इज 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल। सो a कम्स आउट टू बी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। पहले 20 थी, 20 से 0 चली गई, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है। अब आप फोर्स निकाल लीजिए जो आपको फाइंड करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1 kg और एक्सेलरेशन है -4, सो फोर्स कम्स आउट टू बी -4 न्यूटन। अगेन वही नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन 7। 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg along a horizontal track। तो हमारे पास इंजन है 8,000 kg का, it pulls a train of 5 wagons। क्या दिया हुआ है, ट्रेन ऑफ 5 wagons। मतलब यहाँ पर इंजन को एक्सक्लूड कर, ध्यान से सुनिएगा, इंजन को एक्सक्लूड करते हुए बोला है ट्रेन ऑफ 5 wagons, मतलब ये ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। ट्रेन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, लॉन्ग लाइन ऑफ वैगन्स। ट्रेन मतलब क्या होता है, लॉन्ग लाइन, ठीक है, लॉन्ग लाइन। तो लॉन्ग लाइन ऑफ 5 वैगन्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो जहाँ पर ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स बोला है, या फिर जब भी हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक, मैं इसलिए बता रही हूँ, खास इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके आंसर्स दो आते हैं, कहीं कुछ जगह आपको दूसरा आंसर मिलेगा और कुछ जगह जो मैं बताने वाली वो मिलेगा। तो डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि कुछ जगह पर कहीं कहीं पर आप देखोगे कि इंजन को इंक्लूड किया हुआ है वैगन्स के साथ, और कहीं कहीं पर इंजन को एक्सक्लूड किया हुआ है। तो हम यहाँ पर इंजन को एक्सक्लूड करते हुए लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो हमने ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स माना, तो मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, ट्रेन किसका, ट्रेन 5 वैगन्स का एक्सक्लूडिंग इंजन, तो कितना हो जाएगा मास। अच्छा एक बार पढ़ लें पहले पूरा क्वेश्चन। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन इन सबको पुल कर रहा है कितने फोर्स से, 40,000 न्यूटन से, ठीक है, दिया हुआ है 40,000 न्यूटन। और दिया हुआ है आगे ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन, ट्रैक की तरफ से फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन अभी बताया था, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो अगर इंजन इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फोर्स इंजन का कितना है 40,000, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स 5,000, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और बोला है कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स एफ नेट क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पर आपके पास दो फोर्स है, एक तो इंजन ने फोर्स लगाया और एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा, दोनों को सम, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, हम इसमें ये डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लें, नॉर्मली जैसे कार्टेशियन प्लेन में हम लेते हो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इंजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन 40,000 न्यूटन प्लस होगा, और ये डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है।
तो नेट फोर्स कितना होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना है 40,000 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है -5,000। माइनस क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर हुआ, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज करो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगते तो क्या होता, दोनों प्लस होते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर हमने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो ठीक है। अब दूसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब -5,000 होगा, ठीक है। तो 40,000 माइनस 5,000 35,000 न्यूटन। सो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ गया 35,000 न्यूटन। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। इसी को ध्यान देने वाली बात है, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, F इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विल बी नेट फोर्स मैं ऐसे लिख रही हूँ, F नेट अपॉन मास ऑफ ट्रेन, मास ऑफ ट्रेन। ट्रेन किसका है, ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन किसका है, ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो मास ऑफ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है। तो फोर्स नेट फोर्स कितना है 35,000 और मास ऑफ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक वैगन का मास है 22,000, एक वैगन का मास है 2,000, तो 5 वैगन्स का कितना होगा, उसको पहले निकाल लें। यहाँ पर मास ऑफ 1 वैगन इज 2000 kg, सो मास ऑफ 5 वैगन्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2000 दैट इज 10,000 kg, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल गया 10,000, कैंसिल हो गया, ये 35/10 इज 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। इंजन को नहीं मिलाया है, अगर इंजन को मिला दोगे यहाँ पर तो आंसर चेंज हो जाएगा, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा अगर इंजन को यूज करेंगे तो। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, इसलिए मास ऑफ, और आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन किसका, ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, इसलिए हमने मास ऑफ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स लिया है, इसलिए हमने 10,000 लिया है, 10,000 प्लस 8,000 नहीं लिया। क्लियर है। चलिए अब इसी से रिलेटेड थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। बॉल गिर गई है, टेनिस बॉल, उसी की आवाज हो रही है। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, वैगन 1 1 2 3 4 5 ये वैगन है। फर्स्ट वैगन जब पुल करेगा बाकी सब सेकंड वैगन को, तो वो एक्चुअल में सिर्फ सेकंड वैगन को नहीं पुल कर रहा, वो इस पूरे सिस्टम को पुल कर रहा है। ध्यान से देखो, जब फर्स्ट वैगन पुल कर रहा है सेकंड को, तो सेकंड के साथ ये सब भी पुल हो रहा है ना। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये, इसके बाद कुछ नहीं है, सेकंड के साथ में अटैच्ड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जब ये फर्स्ट वैगन सेकंड को पुल करेगा तो एक्चुअल में वो सबको पुल कर रहा है, ठीक है। तो कितने, क्या मास हो गया, ये आपको फाइंड करना है। इस केस में जब फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 फाइंड करना है तो मास कितना होगा, इन 4 वैगन्स का मास होगा, ठीक है। 4 इंटू 2000 दैट इज 8,000, और इन वैगन्स का एक्सेलरेशन तो हम निकाल चुके हैं 3.5। देयरफॉर फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 इज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 8,000 एंड एक्सेलरेशन इज 3.5। सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 800 इंटू 35, 8 5 40 और ये आ गया 28,000 न्यूटन। 28,000 Newton is required force. Moving to next question 8. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन है,
नेगेटिव एक्सेलरेशन है और आपको फाइंड करना है फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड। ठीक है, व्हीकल ऐसे जा रही है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है और धीरे धीरे वो रुक जाएगी और आपको फाइंड करना है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज गिवन एंड एक्सेलरेशन इज -1.7। कैलकुलेट कर लीजिए, डेसिमल हटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 15 से आंसर 105, 15 1 15, तो ये आ गया 255 और 0। ठीक है, और माइनस 2550 न्यूटन फोर्स आ गया। फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड, कैसा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। और नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब फोर्स इज अपोजिंग द मोशन ऑफ व्हीकल। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अपोजिंग द मोशन ऑफ व्हीकल। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v? अगर ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, तो आपने पढ़ा हुआ है मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन 9 के लिए। ठीक, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। वुडन कैबिनेट को फ्लोर के अक्रॉस कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको मूव करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। और आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, मतलब मोशन भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, मतलब कैसे फोर्सेस लग रहे हैं? बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कैसा फोर्स आता है? कांस्टेंट वेलोसिटी मींस जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स नेट जीरो। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस उसका एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो। ठीक है, अगर एक फोर्स इन्होंने दिया हुआ है, किस हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन फोर्स से हम उसको पुल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, 200 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहे हैं हम, तो हमें जो दूसरा फोर्स क्या होना चाहिए? एफ नेट जीरो, क्योंकि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स मींस एक तो फोर्स जो आपने एक्सर्ट किया 200 न्यूटन का, प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा? -200 न्यूटन। ठीक, क्लियर हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम होगा मैग्नीट्यूड में, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तभी तो कैंसिल होगा। सोचो, इधर 200 न्यूटन का है और इधर -200 न्यूटन, तभी तो एक फोर्स 200 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स 200 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए, अभी मैंने बोला 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये 200 न्यूटन है और ये -200 न्यूटन, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया तो 200 न्यूटन लिखेंगे, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया तो -200 न्यूटन लिखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर ये जो मैंने सॉल्व किया इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए हमारा कैलकुलेशन में आया -200 न्यूटन। अगर आप डायरेक्शन बोल देते हो तो 200 न्यूटन बोलोगे। 200 न्यूटन के अपोजिट में अगर है तो 200 न्यूटन होगा इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर अगर आप ऐसे बोलोगे तो -200 न्यूटन। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।